नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत ही सही दिशा में चल रही होगी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर आज हम बात डिस्कस करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का मॉडल प्रैक्टिस सेट 19। जैसा कि आप सारे फ्रेंड्स जो सारे एस्पिरेंट्स हैं वो सब इस बात से अवगत हैं कि हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला है इसका जो पैटर्न है उसके अंतर्गत हम लोग 35 जो क्वेश्चंस हैं वो कॉमर्स विषय के और जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपके जीएस सब्जेक्ट से सब्जेक्ट संबंधित होते हैं। और ये पूरा का पूरे जो क्वेश्चंस का सेट तैयार किया जाता है वो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और एग्ज़ाम के अंदर जिस प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उन्हीं के लेवल को ध्यान में रख के जो पेपर है वो प्रिपेयर किया गया है। तो आप अपनी तैयारी की का सही आकलन कर सकते हैं। आप देखिए कि 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आपका स्कोर 75% से ज़्यादा का होता है तो आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा में चल रही है। तो आपको करना क्या है कि साथ ही साथ में आंसर करते रहना है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको उसमें आंसर करना है, देन आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से आप अपनी सही तरीके से अपनी तैयारी का आकलन आप कर पाएंगे। आप चाहें तो इस तरीके के प्रैक्टिस सेट की अगर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है तो एक तो पहले मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ की आपको प्लेलिस्ट के अंदर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी मॉडल प्रैक्टिस सेट की, जिसमें आपको सारे प्रैक्टिस सेट एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक एक करके आप सारे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि हमारे चैनल से किसी भी तरीके की आपकी कॉमर्स विषय में हेल्प हो सकती है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आज के मॉडल प्रैक्टिस सेट का आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, शुरुआत के जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके जीएस पोर्शन से हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु ओन द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021। सन 2021 का जो लोकमान्य तिलक अवार्ड है वो किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया। आपके सामने क्वेश्चन है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो संजय गुप्ता है, दूसरा है दीपक तिलक, तीसरा है आपका क्राइसिस पूनलवाला और लास्ट जो आपका ऑप्शन दे रखा है आधार पूनवाला। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कायरस पूनवाला जो है आपका, इन्होंने इस बार का लोकमान्य तिलक अवार्ड को जीता था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है कि विच बैंक हैज़ बीन एम्प्लॉयड एज एजेंसी बैंक टू आरबीआई इन अगस्त सन 2021। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पूछा गया है वो कौन सी बैंक है जो एजेंसी आरबीआई की एजेंसी बैंक के रूप में कार्य भी करेगी अगस्त 2021 से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडसलैंड बैंक जो है बेसिकली वो आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में सन 2021 से अगस्त 2021 से कार्य करना स्टार्ट करेगी। तो बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। व्हेन द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड, पहली बार ओलंपिक जो गेम थे वो कब करे गए थे, आयोजित कब करे गए थे पहली बार। तो ध्यान रखिएगा पहली बार जो ओलंपिक गेम आयोजित करे गए थे वो 1896 के अंदर पहली बार आयोजित करे गए थे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक और ओलंपिक गेम संपन्न हुए हैं। इन दोनों विषयों से तमाम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बार के जो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक गेम्स से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको आप डिटेल के अंदर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। पूछा गया हाउ मेनी न्यू स्पोर्ट्स वेयर एडेड टू द टोक्यो ओलंपिक। जो सन 2020 का टोक्यो ओलंपिक है उसमें कितने नए गेम को शामिल किया गया है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो सही ऑप्शन है वो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसमें 4 ऐसे नए गेम हैं जिनको इस बार के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर 4 नए गेम शामिल करे गए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइज। तो साइज के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट जो प्लैनेट है आपका सोलर सिस्टम का वो कौन सा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जुपिटर। जुपिटर जो है वो प्लैनेट सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है कि विच रिवर फ्लो द दुर्गापुर इन द वेस्ट बंगाल। कहा गया दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सी जो नदी है आपकी वो बहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दामोदर। तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर जो नदी है वो कौन सी है, दामोदर नदी है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यूपीएचएससी के पैटर्न के हिसाब से नदियों से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो नदियों वाले कंसेप्ट को ध्यान से आप पढ़िए, तैयार करिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। पूछा गया है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे इज रिटन बाय, एक जो बुक लिखी गई थी वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे, ये जो बुक है आपकी बेसिकली वो किसके द्वारा लिखी गई? तो इसमें जो आपके पास ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन में सही ऑप्शन है वीर सावरकर। तो वीर सावरकर के द्वारा वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो बुक है वो लिखी गई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया है हु कैन अपॉइंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कहा गया है कि हु कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है एज एन एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। यानी जो आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उसका अपॉइंटमेंट करता है भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको जानकारी होगी तो जो आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इन सभी के जो जजेस होते हैं इनका भी अपॉइंटमेंट जो होता है वो चीफ जस्टिस को मिला के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। 9 आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें का कौन सा आर्टिकल प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51, यानी कि जो अनुच्छेद 51 है वो इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा की बात करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर मेमोरी टाइप ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आपको बताना है कौन सा जो ऑप्शन है आपका, जो कौन सा हायरार्की है वो सही होगी। तो इसका जो सबसे सही हायरार्की है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आता है सीपीयू रजिस्टर, फिर आता है कैच मेमोरी, फिर आती है मेन मेमोरी जिसे हम लोग रैम भी बोलते हैं, फिर आता है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये जो दिया है आपका हाईएस्ट टू लोएस्ट दिया हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। इन 1998 गूगल वॉज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड हु। कहा गया 1998 के अंदर गूगल को फाउंड किया गया। तो पहले फाउंडर जो थे वो लैरी थे, लैरी पेज, और दूसरे कौन थे? तो जो दूसरे इसके फाउंडर थे वो थे आपके सर्गे विन। तो सर्गे विन यानी कि लैरी पेज और सर्गे विन दो लोगों ने मिलकर 1998 में गूगल का आविष्कार किया, गूगल को फाउंड किया था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एंशियंट प्लेस वेयर इंटायर महाभारत वॉज नरेटेड इन मीटिंग ऑफ 60,000 सेजेस, यानी कि 60,000 मुनियों ने मिलकर किस जगह पे महाभारत को नरेट किया था? तो इसका बेसिकली मुनियों ने नहीं, 60,000 श्लोकों में इसका नरेशन किया गया था। तो ये कौन सी जगह है? ये आपकी बेसिकली है नैमिषारण्यधाम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ दीज कंट्रीज डिफाइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। इसमें से किस इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी जो है रिगार्डनेस ऑफ सम फ्रॉम पॉवर्टी। तो स्टेटमेंट जो है फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, ये स्टेटमेंट किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है? तो जो आपके पास गिवन ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, यानी कि महमूदुल हक के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वॉज फाउंडेड बाय हुम इन द वैशाली। द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वॉज फाउंडेड बाय हुम इन वैशाली। तो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी बी सही हो जाएगा। लिच्चाई जो है आप बेसिकली लिच्छावी, इसका सही ऑप्शन लिच्छावी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। वेयर इज़ द डचीग्राम नेशनल पार्क? मतलब पूछा जा रहा है कि कहाँ पे आपका जो डचीग्राम नेशनल पार्क है। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन है आपका बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि डचीग्राम जो नेशनल पार्क है आपका वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। उत्तराखंड, केरल, आंध्र प्रदेश इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ये 15 क्वेश्चन जीएस के थे। अब हम बढ़ेंगे 35 क्वेश्चन जो कॉमर्स विषय के। तो कॉमर्स विषय के जो 35 क्वेश्चन है उनका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन पहला जो है उसमें पूछा गया है द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू।
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिकली क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आपके पास जो बेस्ट अल्टरनेटिव है आपके पास, उसमें से आप एक अल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस करते हैं, देन आप दूसरे वाले को चूज़ करते हैं। तो यानी कि जो जिस अल्टरनेटिव की जिसको आपने सेक्रीफाइस किया है उसकी जो कॉस्ट होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द कॉस्ट फॉरगोन इन द फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। If two commodities are complementary, then a rise in the price of one commodity will induce। कहा गया है कि अगर दो वस्तुएं जो हैं एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं तो एक वस्तु के प्राइस में जो वृद्धि अगर होती है तो दूसरे वाले पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो दूसरे वाले में इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है? बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फॉर द अनदर कमोडिटी। दूसरे वाले प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आप बाकी इसमें से ऑप्शन इरेज कर सकते थे, राइज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, तो ऐसा तो नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ेगा। दूसरा देखा जाए एन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व अपवर्ड नहीं शिफ्ट होगी। अपवर्ड तो शिफ्ट होती है आपकी बेसिकली एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के केस में, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। इसके अलावा नो शिफ्ट इन द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी, तो इसमें कोई चेंजेस भी, नो शिफ्ट नहीं होगा, तो ये भी सही नहीं है। इसका बैकवर्ड शिफ्ट होगी डिमांड आपकी अदर कमोडिटी की, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरली कॉम्पिटेटिव मार्केट। जो प्योरली कॉम्पिटेटिव मार्केट है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो है वो सही है? तो आपके पास जो गिवन ऑप्शन है, गिवन ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। प्योर कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर का होना जरूरी होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट, अगर विलिंगनेस टू पे में से एक्चुअल पेमेंट को हम माइनस करते हैं तो जो वैल्यू बचती है वो होती है कंज्यूमर सरप्लस। यानी सपोज दैट आप किसी चीज़ के लिए पेमेंट करना चाहते हैं 1500 रुपीज़ और वो सेम प्रोडक्ट आपको मान लो मार्केट में मिल जाए 1400 का, तो यहाँ पे जो 100 रुपीज़ आपका बच रहा है ये क्या है? ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है, जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन analyzing your business and environment, it is useful to correctly inspect। when analyzing your business and its environment, जब हम बिजनेस और एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे कहा गया इट इज़ यूजफुल टू केयरफुली इंस्पेक्ट। तो इसमें हम केयरफुली क्या इंस्पेक्ट करते हैं? तो इसमें देखा जाए थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इस केस में हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, तीनों चीज़ों को हम करते हैं। मीन्स कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट का इसमें कौन सा एग्जाम्पल है? तो एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? बाहरी जो थ्रेट होगी उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बाहरी थ्रेट क्या है? एक न्यू ट्रेड रेगुलेशन, कोई नई ट्रेड की रेगुलेशन आ जाए, सरकार ने कुछ नया कानून बना दिया ट्रेड को चलाने से संबंधित, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एक्सटर्नल थ्रेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई। तो आप सब जानते हैं एक्सपेक्टेंसी जो थ्योरी है वो बेसिकली प्रोपाउंड की गई है आपकी व्रूम के द्वारा, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसका ऑप्शन सी होगा, ये सभी को साथ करेक्ट हो गया होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 के अंदर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन प्लानिंग। इसमें से कौन सा प्लानिंग का बेसिकली स्टेप नहीं है? तो जो प्लानिंग का स्टेप नहीं है वो है आपका आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ एम्प्लॉइज़। हम प्लानिंग के प्रोसेस में एक एम्प्लॉय की नीड को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। बाकी इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोल इज। कहा गया कि प्लानिंग जो है वो आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ देखना है, और कंट्रोल क्या है? तो कंट्रोल जो है बेसिकली कंट्रोल है आपका लुकिंग बैकवर्ड। कंट्रोल का मतलब है कि हमें देखना है कि जो हमारा काम अभी तक हुआ है वो किस तरीके का हुआ, वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, एज पर स्टैंडर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम। कहा गया जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। तो अब इसके बारे में कहा गया है एट दिस फोकस टू। इसका जो फोकस है वो किस चीज़ पे?
तो इसका जो फोकस है सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट इस पर भी है, ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शंस इस पर भी है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन 11th पे, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डबल इज टूल। कहा गया जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो डबल इज टूल है। क्यों ऐसा ये कहा गया है इसके बारे में? बिकॉज क्रिएट स्पेस फॉर एम्प्लॉय टू ऑर्गेनाइजेशनली सर्वाइव, बिल्कुल सही है। दूसरा है ऑफरिंग चैलेंजेस फॉर प्रमोशन, बिल्कुल आपका जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो परफॉर्मेंस को चेक करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस आपका प्रमोशन होता है, तो बी भी करेक्ट हो गया। अकम्पनिंग द कोर्स ऑफ डिमोशन, कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप खराब परफॉर्मेंस करते हैं तो डिमोशन होने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल का इन दोनों चीज़ों से संबंध है, तीनों चीज़ों से रिलेशन है। क्वेश्चन 12, जॉब इवेल्युएशन क्राइटेरिया कम्स फ्रॉम। तो जॉब इवेल्युएशन की जो क्राइटेरिया होती है उसका रिलेशन किससे? उसका रिलेशन है जॉब स्पेसिफिकेशन से, क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको कौन कौन सी जॉब करनी है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसी के आधार पे जॉब इवेल्युएशन किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो 13 है वो है आपका एग्जिट पॉलिसी प्राइमरली एम्फसाइजेस इन द ब्रॉड सेंस फॉर पॉलिसी मेकर एज। अब आप जानते हैं एग्जिट पॉलिसी का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है, मतलब उसका वहाँ से वो वापस आ रहा है, तो उसके संबंध में पूछा गया है कि इसको अगर हम ब्रॉड सेंस में बोलें तो क्या है। तो ब्रॉड सेंस में एग्जिट पॉलिसी का मतलब होता है बेसिकली रिटायरिंग पीपल एंड रिबिलेटिंग देम। दैट मीन्स कि एक पर्सन का जो रिटायरमेंट होता है वो क्या, वो एग्जिट पॉलिसी का सबसे मतलब कह सकते हैं एक सटीक टर्म हो सकता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 की तरफ पढ़ेंगे, द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? तो पहला जो दिया है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ डिवेंचर होल्डर एंड मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी होल्डर। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी कोशिश ये होती है मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑल ऑफ दीज है बट ऑल ऑफ दीज आपका सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। 15 में पूछा जा रहा है द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज डिटरमाइंड वेयर। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ पर डिटरमाइन होता है, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, जीरो, जहाँ पे एनपीवी आपका जीरो हो जाएगा वही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है आपसे द टैक्स शील्ड वुड रिजल्ट इन। तो टैक्स शील्ड क्या होता है? तो पहले में कहा गया है कि इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज इन ईपीएस, डिक्रीज इन ईपीएस एंड डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें पहले वाले में कहा गया है कि सेकंड फोर्थ सही है, फिर आपके पास फर्स्ट और थर्ड सही है, इस तरीके से फर्स्ट फोर्थ और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका सेकंड और फोर्थ, क्योंकि अगर आप गिवन ऑप्शंस कुछ तलाशें उनको समझें तो पहले वाले में है आपका इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। तो बेसिकली टैक्स शील्ड का मतलब इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी नहीं होता है। इंक्रीज इन ईपीएस, अगर अर्निंग पर शेयर आपका बढ़ जाएगा तो टैक्स शील्ड होगा, और डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, अगर टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तब भी टैक्स शील्ड होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे 17 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड ऑफ इशू ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक इशू करने का जो सबसे मेन मेथड है वो क्या है? तो सबसे मेन मेथड इसका है आपका पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्ट। एक कंपनी शेयर को इशू करने के लिए पब्लिक में एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो वही इसका सबसे मेन और सबसे कह सकते हैं प्रचलित मेथड माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 18 की तरफ पढ़ेंगे, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM मॉडल जो है आपका इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, ये किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप को बैठाता है? तो इसका जो बेसिकली रिलेशनशिप सेट करता है रिस्क एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ेंगे, मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग की डेफिनेशन के बारे में ये स्टेटमेंट किस मार्केटिंग के विद्वान के द्वारा दिया गया है? ये करेक्ट ऑप्शन है फिलिप कोटलर। ये फिलिप कोटलर भाई साहब ने कहा, यानी जिसे हम फादर ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो फिलिप कोटलर के हिसाब से मार्केटिंग क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो सेटिस्फाइड करती है किसको? बेसिकली जो आपके कह सकते हैं कस्टमर्स हैं उनकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाइड करने का काम करती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
20 में पूछा गया है प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स, मार्केटिंग का ही क्वेश्चन है एक बार फिर से। प्रमोशन मिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बहुत बेसिक सा सवाल है। एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये चारों चीज़ें प्रमोशन मिक्स में आती हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 की तरफ अगर बढ़ेंगे तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज नहीं है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो स्टेज है वो मार्केट सेगमेंटेशन नहीं है। आपको ध्यान होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका इस तरीके से बनता है, इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, डिक्लाइन होता है, बट मार्केट सेगमेंटेशन इसका स्टेजेस नहीं होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 22 की तरफ पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का बेसिक फॉर्म क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी है आपका। इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ये भी इनोवेशन है। इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, ये भी इनोवेशन है। यानी इनोवेशन के ऊपर के जो तीनों चीज़ें दे रखी हैं वो इसके बेसिक फॉर्म है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 23 की तरफ पढ़ेंगे। द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा परटेनिंग टू मार्केट इज नोन एज, तो इसका सही ऑप्शन होगा मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं ताकि हम मार्केटिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकें। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। द टाइम स्टडी रेफर्स टू, तो जो आपका टाइम स्टडी है इसके बारे में बेसिकली F.W. टेलर ने क्या बताया है, ये पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ पार्टिकुलर टास्क। किसी पार्टिकुलर टास्क को कितने समय में करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड सेट करना बेसिकली टाइम स्टडी होता है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 25 में पूछा गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 और मोर। द स्टैंडर्ड एरर कहा गया, स्टैंडर्ड एरर जहाँ पे सैंपल साइज 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसमें कैसे आपको पता करना है, क्या सही होगा इस बारे में। तो कहा गया है इज़ ऑलवेज लोअर देन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन, या 2 या 2 से अधिक बेसिकली जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो हमेशा लोअर होगा पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर से। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज ऑलवेज ट्रू, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पर ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। व्हेन द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड एट 1% इट इज़ ऑलवेज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को 1% पे रिजेक्ट कर देते हैं तो डेफिनेट है कि उसको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे भी उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन 27 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन 27 आपसे कह रहा है कि व्हाट डिस्क्राइब द मार्केट, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एरिया ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली मार्केट, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी एरिया ऑफ बिजनेस को कौन बेसिकली डिफाइन करता है, ये कंपनी का मिशन जो होता है वो डिफाइन करता है। BCG मैट्रिक या G9 सेल या सेवेंस फ्रेमवर्क ये फिलहाल नहीं है। कंपनी का जो मिशन होता है वो मार्केट को, प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी एरिया को डिफाइन करने का काम करता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है नेम द फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इंटरनल एनालिसिस। तो इंटरनल एनालिसिस के अंदर इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, तो फर्म्स रिसोर्सेज आता है, ऑब्जेक्टिव प्लान एंड पॉलिसीज़ आती हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व आता है, मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो भी चीज़ें दे रखी हैं तीनों वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं, किसके अंदर आती हैं, कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल एनालिसिस में। क्वेश्चन 29 की तरफ पढ़ेंगे। डाइवर्सिफिकेशन इज़ to a new business area that has no obvious connection with any company's existing area। तो जो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, कंसंट्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। तो जो कंसंट्रेशन डाइवर्सिफिकेशन होता है वो बेसिकली आपको बताता है कि एक ऐसा डाइवर्सिफिकेशन जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एरिया से संबंधित नहीं है, किसी दूसरे पार्ट की तरफ उसका ध्यान रहता है, तो ये होगा कंसंट्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया है कि विच बिजनेस यूनिट जनरेट सस्टेनेबल कैश सरप्लस ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आप लोगों ने BCG मैट्रिक पढ़ी होगी। BCG मैट्रिक के अंदर जहां पर आपके पास लो ग्रोथ रेट होता है और सब्सटेंशियल कैश सरप्लस होता है वो होता है कैश काउ, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यहाँ पे है हु प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर ऑफ द फर्म इन द बिजनेस। Who play an important role in the success of product and services and in increase the market share of the business। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 31 का डी, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी फंक्शनल मैनेजर, कॉर्पोरेट, बिजनेस, ये सारे लोगों का इसके अंदर रोल होता है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सक्सेस बनाने में। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
32 की बात करें, द बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहे हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका बेसिकली ऑप्शन सी, ये बुक लिखी गई है पीटर एफ डकर के द्वारा। पीटर एफ डकर ने एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप नाम की बुक को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट इनकरेजेस, तो स्टेट फाइनेंस इनकॉर्पोरेशन एक्ट जो है वो किस चीज़ को इनकरेज करता है, तो वो इनकरेज करता है इस्टेब्लिशिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जो आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं वो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट इनको इनकरेज करता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे है नेम द ऑथर ऑफ इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का कंसेप्ट किसने दिया था, स्टैंसी एडम्स के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, CSR इज लुक्ड as the organized network of making long economic and social relationship of the corporate with the society, but a business of which type mentioned below cannot afford it, it is the first instance। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, a business starters, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोगों ने देखे 50 महत्वपूर्ण में MCQs, 50 में जो कि 35 आपके कॉमर्स के और 15 आपके GS के क्वेश्चंस थे। अगर आपका स्कोर 75% से ज़्यादा जाता है तो आपकी जो तैयारी है बिल्कुल सही दिशा में है, और आपको निरंतर कोशिश करनी है कि आप 75% से भी ज़्यादा का स्कोर करें ताकि आप अपने को एक सिक्योर जोन के अंदर रख पाएँ। अगर आपका किसी तरीके का कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आपके हिसाब से परफेक्ट नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखिए, जो भी परफेक्ट आंसर होगा वो आपको बताया जाएगा। आपने पूरा वीडियो को देखा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।